तो गाइस कैसे हो आप लोग। स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 307 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने पिल टावर को ज्वाइन कर लिया होता है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इस डान टावर का एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी लंबे अरसे पहले से हो चुका है। अब पिल टावर को डान टावर बोला जा रहा है क्योंकि आपने बैटल टू द हेवन में भी डांटा को देख रखा होगा, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यही डान टावर इस यूनियन सिटी के एल्केमी इंडस्ट्री में एक लीडिंग पावर में खड़ा अभी तक है। जिसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि भले ही इसकी जो लोकेशन है वो लू फेंग की केव की जितनी स्ट्रैटेजिकली एडवांटेज में नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। लू फेंग की केव से 100,000 टाइम जितनी बड़ी होती है। इसके साथ में डांटा टावर के बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हंड्रेड्स की पवेलियंस में शॉप्स खुले हुए होते हैं। वहाँ पे मेन हॉल होते हैं और वो मेन हॉल में पब्लिक के लिए इलेक्जर्स बेचने के ओपन होते हैं, जिसके साथ कई सारे अदर बिल्डिंग्स भी होते हैं जो कि असल में एल्केमी के रिफाइनिंग चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पे एल्केमी मास्टर जाकर दवाइयों को रिफाइन किया करते हैं। जिसके साथ हमें मेन हॉल के अंदर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉन्शियसनेस को फैलाकर उस डान टावर के स्ट्रक्चर को स्कैन करने लगता है। अब इसको देखकर डान टावर का ओनर इंटरफेयर नहीं करता है, बल्कि वो लू फेंग को खुलेआम उन सारे फॉर्मेशंस को देखने देता कि आपको जो देखना है आप देख सकते हो, आप ही का तो है सब चीज। जिसके साथ वहां पे चैंगिंग टावर का ओनर कहता है कि ये जो डान टावर का फॉर्मेशन है वो मेनली मेरे लिए ही सूटेबल है। ब्रदर लू फेंग, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम भी यहाँ पे अपने फॉर्मेशंस को बिछाओगे या फिर नहीं? अगर तुम बिछाना चाहते हो और तुम्हें इसके लिए मटेरियल्स चाहिए तो होल्ड बैक मत करो, तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे जो भी बंदा रहता है वो चाहे तो अपनी खुद की फॉर्मेशंस लगाकर वहाँ की सेफ्टी को और भी बढ़ा सकता है। लू फेंग भी ऑब्वियसली यहाँ पे रहने वाला है, तो इसलिए वो तो यहाँ पे फॉर्मेशंस बनाएगा ही। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि जो मूवेबल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे लू फेंग अपने पास लेकर घूम सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं जनरली उन सब से जो कि फिक्स्ड फॉर्मेशंस होते हैं। फिक्स्ड फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा पावर्स को पोजेस करते हैं। जिसके साथ लू फेंग भी कहता है ऑलराइट, जिसके साथ वो एनालिसिस करने लगता है और अपने चैंगिंग टावर मास्टर को एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देता है कि ये सारे मटेरियल्स मुझे चाहिए। अब लू फेंग उसको इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि इन सारे फॉर्मेशंस के मटेरियल के एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 30 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स होने वाले हैं, जो कि ज़्यादा महंगा तो नहीं है लेकिन हाँ महंगा तो है। जिसको सुनकर चैंगिंग टावर मास्टर बिना किसी झिझक के कहता है कि ठीक है, और वो कहता है कि मैं बस चिंता था कि ये मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और वैसे भी ये ज़्यादा नहीं है तो मैं अपने क्लोन को भेज देता हूँ ताकि इन सारे मटेरियल्स को जितनी जल्दी हो सके खरीदा जा सके। अब लू फेंग भी चैंगिंग टावर के मास्टर को अप्रिशिएट करता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के थे। लू फेंग अपने डिसीजन पे काफ़ी खुश होता है कि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी अच्छा और इसकी रेपुटेशंस भी काफ़ी अच्छी होती हैं। जिसके साथ थोड़ी देर बाद ही चैंगिंग टावर मास्टर अपने उन सारे मटेरियल्स को खरीद कर वापस आ जाते हैं और वो लू फेंग को देते हुए कहते हैं ब्रदर लू फेंग, जो भी तुमने कहा था वो रेडी है, मैं अब तुम पे छोड़ता हूँ। और रिसोर्सेज को लू फेंग को दे देते हैं। लू फेंग उन मटेरियल्स को एग्जामिन करता और हामी भरता है। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस था, उसे अपने फॉर्मेशंस के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पता था, इसी कारण तो यहाँ पे वो फॉर्मेशंस बनाना चाहता था। और कह सकते हो कि ना जाने कब लू फेंग ने फॉर्मेशंस की कंप्लीट मास्टरी कर ली होती है। ऑलरेडी लू फेंग ने स्टार्ट टाउन इस सब को पढ़ा है, तो उससे इसको समझ में तो आ ही जाएगा कि फॉर्मेशंस बनेगा कैसे, तो इसमें कोई हैरानी होने वाली बात नहीं है। जिसके साथ वो उन फॉर्मेशंस को देखने लगता है और हमें बताया जाता है कि इस फॉर्मेशंस के अंदर टोटल में 36 सब फॉर्मेशंस होने वाले हैं और इन सब की हर एक की इंडिविजुअल कॉस्ट नियरली 1 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल है, मतलब 30 मिलियन है, तो वही नियरली कर सकते हो 36 फॉर्मेशंस लू फेंग बिछाकर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशंस का निर्माण करने लगता है। बूम, हार्ट ऑफ द फ्लोटिंग डाउन टावर्स कॉम्प्लेक्सिटी से भर जाती है। लू फेंग अपने फॉर्मेशंस को एक एक करके बिछाना शुरू कर देता है और सभी को अलग अलग बिछा रहा होता है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये जो फॉर्मेशंस की चीज़ें होती है ना, वो किसी एरोप्लेन या स्पेस
स्पेसशिप के असेंबलिंग जैसी होती हैं, जिसमें आपके हर एक कंपोनेंट एक स्पेसिफिक पर्सन्स फंक्शंस को सर्व करती है। कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कि आपको स्टेबलाइज करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं ताकि आप स्पीड को कंट्रोल कर सको, कुछ पावर्स देते हैं और कुछ डिडक्शन मैकेनिज्म को रखते हैं ताकि एनिमी हमारे अवतार मतलब वहाँ पे घुसे तो हमें पता चल सके। जिसके साथ लू फेंग एक एक करके उन सब से अपने फॉर्मेशंस को क्रिएट करना शुरू करता है, उन्हीं स्पेस क्राफ्ट की जैसे ही। लेकिन इन सब के बावजूद हमें बताया जाता है कि लू फेंग का फॉर्मेशन कोई सिंपल नहीं होता। लू फेंग का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसने इस फॉर्मेशन को अपने मोस्ट एडवांस्ड लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन जो कि यूनियन सिटी से है उसको भी सरपास कर दिया होता है, उससे भी हायर लेवल वाले फॉर्मेशंस को भी छा रहा होता है। यहाँ तक कि ये बात समझ लो कि लू फेंग की अभी जितनी पावर्स है ना, उससे भी वो अपने इस बिछाए हुए फॉर्मेशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब वो अपने फ्यूचर का भी लेके चल रहा कि एक बार मैं फॉर्मेशंस को बना दूं तो आगे आने वाले समय में भी मैं इसको अच्छे से यूज कर सकूं। जिसके साथ बताया जाता कि ये 36 फॉर्मेशंस टेक्निक एक सेमी ह्यूमन लेवल्स तक के बंदे ऑपरेट कर सकते हैं। लू फेंग इस लेवल तक अभी नहीं आया हुआ है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता कि हर एक सेमी ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, जिसके कारण हर कोई अलग अलग तरीके से इसको एक्टिवेट करता है, तो चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये समझ लो बताया जाता है कि लू फेंग की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से लू फेंग इस फॉर्मेशंस की सिर्फ 30 से 40 पावर को अनलीज कर सकता है। मतलब लू फेंग उसके आधे पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता, मतलब फ्यूचर के लिए उसने कर रखा है। इसके साथ लू फेंग लगभग आधे दिन तक बिना थके मतलब बिना रुके हुए थक तो जाता ही है, वहाँ पे वो काम करने लगता है। उसने हर एक डिटेल को रखा होता ताकि ये फॉर्मेशंस पूरी तरह से परफेक्ट हो। बस एक ही साथ लू फेंग ने अपने उन सारे फॉर्मेशंस को अपने कॉन्शियसनेस से अलाइन कर दिया होता, उसका स्ट्रक्चर बना दिया होता। मतलब फाइनली लू फेंग ने अपने फॉर्मेशंस को बना दिया होता है, जिसके साथ वो फॉर्मेशन अपने आप को रिलीज करता है, वो डाउन टावर बिल्डिंग को घेर लेता है। लेकिन उसके अंदर की एनर्जी उतनी होती है और फॉर्मिडेबल भी हो जाती है। इसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि लू फेंग भले ही इसके सिर्फ थोड़े से फैक्शंस के ही पावर्स को यूज कर सके, लेकिन फिर भी इसकी पावर्स ऑलरेडी अजूरे हेवन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब वही 30% 40% पावर्स यूज कर अभी अजूरे हेवन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम को भी सरपास कर दी होती। इतना तक कि वो इमॉर्टल हट के भी अपने पावर्स को यूज करना फिर भी उस फॉर्मेशंस के 30-40% का मुकाबला नहीं कर सकता है। जिसके साथ लू फेंग फाइनली उस फिक्स फॉर्मेशंस के ट्रू एडवांटेज को देखकर वहां पे खड़ा होता है, उसे एडवार करने लगता है, फिर से वो मेन बिल्डिंग में फ्लिप करके चला जाता है। और इसी के साथ चैंगिंग टावर मास्टर अपने लू फेंग के पास आता है, जो कि लू फेंग को पूरा दिन काम करके देखता है कि कितनी मेहनत से ये काम कर रहा है। वो ब्रदर लू फेंग को शुक्रिया भी कहता है कि तुमने इतनी मेहनत से अपने काम किया। तो लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा मैटर है, और वैसे भी मैं यहाँ पे रेगुलरली रहने का प्लान कर रहा हूँ, तो वैसे भी मैं यहाँ पे रहूँगा, तो यहाँ के डाउन टावर के सिक्योरिटी को भी बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि कभी भी अटैक हो गया तो समझ लो फॉर्मेशन से तो हमें बचा सकेंगे। जिसके साथ वहां पे फिर से वो बात करने लगते हैं और अपनी बातों को शिफ्ट करते हुए वहां पे लू फेंग पूछ देता है कि मास्टर चैंग चिंग, क्या यहाँ पे कोई ऐसा परचेज है, कोई ऐसा शॉप है जहां से मैं एक लार्ज नंबर ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म मटेरियल्स को खरीद सकता हूँ, जबकि ये बहुत ही लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट है, तो आप बता सकते हो कि बेस्ट सप्लाई इसके लिए कौन रहेगा। तो चैंकिंग टावर मास्टर लू फेंग की तरफ देखकर पूछते हैं कि आखिरकार तुम कितने बड़े प्राइस का परचेज करने की सोच है हम। अब यहाँ पे आप लोग गेस करो कितने का सोच रहा होगा। पहले तो लू फेंग कुछ मिलियंस में ही खरीदे होते, लेकिन इस बार लू फेंग क्या था कि मैं एटलीस्ट 2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल वर्थ लाइफ मटेरियल्स को खरीदना चाहता हूँ। जिसको सुनकर यार चैंकिंग टावर मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता कि क्या 2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे उसने भी लू फेंग के इंटेलिजेंस को निकाल रखा था, उसे भी पता था कि यूलान सिटी में लू फेंग को आए भी ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ है, और इतने छोटे से टाइम में इतनी इमेंस वेल्थ को जमा कर पाना ये कोई आम सी बात नहीं होती। मतलब 2 बिलियन से भी ऊपर की लू फेंग खरीदने की बात कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि एल लेवल फिगर्स जो कि इनफ टाइम भी उनको दे दिया जाए वो भी 2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स को नहीं
ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये बड़ी अमाउंट होती है। इसके साथ चैंकिंग टावर मास्टर कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा डील है। वो सोचने लगता है और सोचते हुए सोचने लगते हैं कि यार अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 13 मेजर बिजनेसेस मौजूद हैं जो कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ मटेरियल्स के साथ डील किया करते हैं। जिसके बाद वो लू फेंग से सोचते हुए बताते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन्स को करना है तो मैं तुम्हें एल्डर जिंगी को रिकमेंड करना चाहता हूँ। जिसके साथ वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि एल्डर जिंगी की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, यहाँ तक कि 2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल की बात ही चलो, अगर इसे 10 गुना 20 गुना भी क्यों ना हो जाए तो वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के जैसे देखे जा सकते हैं। उसकी अपनी एक प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड होती है क्योंकि वो डार्क होली रियल्म के एक इनविंसिबल बेंग का डायरेक्ट डिस्पर है। जिसको सुनकर लू फेंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता कि क्या डार्क होली रियल्म का एक इनविंसिबल बेंग। अब देखो डार्क होली रियल्म के आपने जाना ही होगा कि वो कैसी जगह है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काउंटलेस दुनियाओं के प्रैक्टिशनर्स, काउंटलेस दुनियाओं के इलाइट प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे जमा होते हैं और वहाँ पे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वहाँ पे जितने जीनियसेस कहा जाता था वो आकर एक मामूली से बंदे बनकर रह जाते हैं और वो वहाँ पे एक इमॉर्टल मतलब कह सकते हो सबसे पावरफुल के जैसे माने जा रहे होते हैं। जिसके साथ चैंगिंग टावर मास्टर वहाँ पे आगे कहते हैं कि वहाँ का मोस्ट डार्लिंग जीनियसेस भी ऑर्डिनरी बन जाता है जब वो डार्क होली रियल्म में जाता है। वहाँ पर जाकर किसी बंदे ने अगर एक टॉप का स्टेटस को भी हासिल कर लिया ना तो उसे एक बहुत बड़ी फीट मानी जाती है। और इनविंसिबल कह पाना मतलब आपके टाइटल में एक इनविंसिबल लग पाना ये प्रैक्टिकली लेजेंड होता है। यहाँ तक कि समझ लो कि आपके पास इतनी प्रिविलेजेस हो जाएंगे कि आप खुद नहीं सोच सकते हो। इनविंसिबल मतलब समझ रहे हो ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। लू फेंग भी इस चीज को जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि डार्क होली रियल्म में एक इनविंसिबल बेंग होना, वो जानता है कि वो कितना ज्यादा मुश्किल है। जिसके साथ चैंगिंग टावर मास्टर कंफर्म करते हुए कहता है कि एल्डर जिंगी उस पर्सन का एक डायरेक्ट डिस्पर्सर मैं कंफर्म करता हूँ और बिजनेस के मामले में वो एकदम एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी भी है। तो लू फेंग भी कहता है बहुत ही अच्छे है, ठीक है। अब प्रीवियसली लू फेंग ने जब ब्लड डेमन एससी के कॉर्प्स को बेचा होता है तो उसने भी एल्डर जिंगी के स्टोर को ही चुना होता है। उसी बंदे ने अपने लू फेंग को सबसे हाईएस्ट प्राइस ऑफर किए होते हैं। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि लू फेंग के पास उस एल्डर का अपना एक कम्युनिकेशन टोकन भी मौजूद होता है जो कि उसने अपने पिछले उसी एल्सिस डेमन के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए थे उस समय दिए होते हैं। जिसके साथ में लू फेंग के केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने केव के अंदर एल्डर जिंगी को एक मैसेज भेजता है, उसे एक डिटेल प्रोक्योरमेंट लिस्ट देता है कि मुझे ये सब चाहिए और बहुत ही जल्द एक फिगर वहाँ पर आ जाता है। जो फिगर एक ट्री लाइक बॉडी शेप में होता है, उसके सरफेस के ऊपर कई सारे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं और उसके अंदर से एक अलग ही ग्रीन रेडियंस निकल रही होती है। वो अपने लू फेंग से आकर पूछते कि ब्रदर लू फेंग क्या तुम सच में इतने बड़े लार्ज क्वांटिटी के मटेरियल्स को खरीदना चाहते हो। अब सेम टू सेम उस बंदे की तरह भी अपने एल्डर जिंगी पूरी तरह से विश्वास नहीं रहते क्योंकि यार ये बहुत ही ज्यादा पैसा होता है जो कि लू फेंग बात कर रहा होता है। वो वहाँ पे कहता कि अगर वहाँ पर तुम्हें इतने सारे लोअर ग्रेड ह्यूमन ब्लड लाइन चाहिए तो तुम्हें मैं ये जरूर ला के दूंगा। तो लू फेंग वहाँ पर वही सारे प्रोक्योरमेंट लिस्ट देख के कहता है कि फिर तो मुझे एल्डर जिंगी को थोड़ा सा ट्रबल करना पड़ेगा। इसको सुनकर एल्डर जिंगी कहते हैं कि बहुत अच्छे, ये बहुत ही मैसिव डील है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने इसके अंदर कई सारे ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बॉडीज को रखा है और तुम्हें ऑलरेडी इन सब के प्राइस के बारे में पता ही होगा। लू फेंग भी हामी भरता है क्योंकि उसे इन सारे बीस्ट के प्राइस के बारे में अच्छे से पता होता है कि मान लो उसको 1 मिलियन में बेचा गया ना तो उसको मुश्किल से मुश्किल 1.1-1.2 मिलियन में बेचा जाएगा। ज़्यादा प्रॉफिट वो नहीं करते, बस उस प्राइस रेंज के आसपास ही होते हैं। लू फेंग भी अच्छे से जानता है क्योंकि उसने भी बेची होती है। जिसके साथ एल्डर जिंगी भी लू फेंग को वो प्राइस की लिस्ट भेज देते कि देखो इतने इतने पैसे में तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब लू फेंग उन सभी को देखता है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है क्योंकि एल्डर जिंगी ने लू फेंग को सच में काफ़ी जनरस प्राइसिंग दिए होते हैं कि हम तुम्हें अच्छे प्राइस दे रहे, क्योंकि वो भी
लू फेंग के रेपुटेशंस के बारे में जान चुके होते हैं। अब लू फेंग भी कंफर्म करते हुए क्या था कि चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। तो एल्डर जिंगी भी क्या था कि ठीक है। इसके साथ वो आगे कहते हैं कि तुमने जो मटेरियल्स बोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, कुछ तो जिसमें से मुझे 35 सिटीज़ जो कि 9 हॉरर रियलम में मौजूद है उनमें से मंगाने पड़ सकते हैं और वो लाना इतनी जल्दी भी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे डार्क होली रियलम से लाना पड़ सकता है, तो मुझे ये ट्रेड 3 दिनों के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। मतलब वो 3 दिनों का टाइम मांगते हैं कि मुझे हर एक चीज़ का लाने के लिए जो ज़रूरत है उसमें 3 दिन लग जाएंगे। तो लू फेंग उससे पूछता कि क्या आपको पैसे भी चाहिए, अभी पेमेंट कर दूँ? तो एल्डर जिंगी बिना किसी हेजिटेशन के कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है, 3 दिन बाद मैं फिर से यहाँ पर तुम्हारे केव में खुद आऊँगा वहाँ पर डील करने के लिए। तो लू फेंग भी एग्री करते हुए कहा था कि फिर तो ठीक है, हम लोग एल्डर जिंगी के प्लान से ही चलते हैं। और 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर जिंगी सच में लू फेंग के केव के पास आ जाते हैं उन सारे सामान को लेकर, जिसके साथ वो अभी भी उसी लूज रॉब में वही बार्क लाइक बॉडी में होते हैं और उसकी प्रेजेंस ही उसको लू फेंग को एक अच्छा एहसास दिला रहा होता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं ना कि आप उसके ऑरा से ही पहचान जाओ कि ये एविल है या फिर अच्छा इंसान। जिसके साथ वहाँ पर एल्डर जिंगी आगे कहता है ब्रदर लू फेंग प्लीज इन सारे सामानों को देख लो। जिसके साथ वो उससे एक स्पेशल ब्रेसलेट देते हैं और लू फेंग उसको एग्जामिन करने लगता है। लू फेंग स्कैन करता है और सच में उसके अंदर कई सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म मटेरियल्स होते हैं और उसमें लू फेंग ने सिर्फ उसके बॉडीज को नहीं बल्कि उसके ब्लड लाइन को भी लिया होता है। उन सबको कंफर्म करता है, उनके ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करता है, सच में वही क्वालिटी होती है जो कि उन्होंने प्रॉमिस की होती है। जिसके साथ लू फेंग अपने बैग में से 2.83 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल निकाल के उसको दे देता है। लू फेंग यहाँ पे 2 नहीं बल्कि लगभग 3 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स के शॉपिंग कर लिए होते हैं। अब एल्डर जिंगी स्माइल करते हुए कहते कि ब्रदर लू फेंग अगर तुम्हें कभी भी आगे जाके या अभी ही सुप्रीम ब्लड लाइन की जरूरत होगी तो मुझे हेसिटेट मत करना ढूंढने में। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ये चीज़ 9 होली रियलम में ना हुई तो मैं डार्क होली रियलम में जाकर इसको एक्वायर कर सकता हूँ। तो लू फेंग कहता है कि अभी के फिलहाल ये बहुत ही महंगा है, फ्यूचर का मैं सोच सकता हूँ। अब लू फेंग के पास 5 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल जो कि युनयांग हॉल के मास्टर से मिले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लू फेंग अभी इन पैसों को ऐसे ही बहा नहीं सकता है क्योंकि यार लू फेंग के पास पैसे होते वो सुप्रीम ब्लड लाइन को खरीद सकता है, लेकिन वो अभी कॉस्ट इफेक्टिवनेस करना चाहता है। वो अपने पावर्स को बढ़ाने के बाद देखना चाहेगा कि हाँ अगर मेरी अटक गई पावर्स तो वहाँ पे कुछ किया जा सकता है। अब अभी देखो लू फेंग यहाँ पे कल्टीवेशंस करेगा और फिर से वो हंट करने जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लू फेंग 2-3 बिलियन तो आराम से कमा ही सकता है। मतलब वहाँ पे जाके वो हंट डाउन करेगा ना तो वहाँ पे लू फेंग बहुत ही भयंकर वाली हंट डाउन कर सकता है और आराम से 5-10 बिलियन या मैं अंदाजा लगा रहा हूँ उतना तो कमा कर ही आएगा, क्योंकि यह लू फेंग हर बार एस्टोनिशिंग स्पीड से अपने इनकम को बढ़ा रहा है। पहले 2-3 मिलियन थे, फिर बाद में कुछ और बढ़े, फिर एकदम से बढ़कर 500 मिलियन तक चलेगा और फिर एकदम से देखे उसको तो वहां पे करा जाए तो 5-10 बिलियन तो अब की बार नेक्स्ट हंट में लू फेंग शायद निकाल ही लेगा। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में बोलता है। इसी के साथ लू फेंग और भी 500 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल जो कि उसे डान टावर से मिले थे उससे वो डान टावर के अंदर ही कल्टीवेशंस और ऑक्सिलरी पिल्स को ले लेता है कि उसे काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसे कल्टीवेशंस के ऊपर में अपनी स्पीड को भी बढ़ाना होता है। जिसके साथ वो अपने मास्टर एम्परेचू जियोसान के और केओस सिटी लॉर्ड उन सब के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि देखा जाए तो लू फेंग अभी काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। उन सबको भयंकर लेवल वाली गिफ्ट्स को दे सकता कि आप लोग इसको ले सकते हो। जिसके साथ वो यूनान सिटी को छोड़कर निकल जाता है। देखो लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट में वापस लौट रहा था। लू फेंग के पास जो पैसे और रिसोर्सेज थे ना वो काफी ज्यादा वैल्यूबल थे। सबको पता था कि लू फेंग कितना ज्यादा अमीर हो चुका है, लेकिन सबको ये भी पता था कि लू फेंग कितना ज्यादा टेरिफाइंग बंदा है। जिसके साथ लू फेंग अपने इमॉर्टल हट और पाम रियलम को यूनान सिटी के एग्जिट करके सीधे के सीधे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में रिटर्न करता है। लू फेंग अभी स्टार टावर के अंदर बैठा हुआ होता है। लू फेंग उन सभी मटेरियल्स को निकाल कर उनको देखने लगता है जिसके कि उसने खरीदी होती हैं। उसी वक्त लू फेंग अपने थर्ड आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करके उन सबको देखने लगता है। लू फेंग अपनी डिवाइन एबिलिटी से उन सबके मिस्टीरियस हिडन ब्लड लाइन को देख पा रहा होता है और सामने एक नीहू सर्पेंट क्लैन के जो कि अर्ली स्टेज गॉड एम्पर में होता है उस बॉडी को देख रहा होता है। साथ में उसके अलावा भी
15 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होते हैं, जैसे दांत, स्केल्स, बोन्स, मेम्ब्रेन्स, हर एक से अंदर अपने सर्पेंट क्लैंस के एसेंस को उसने छिपा रखा होता है। जिसके साथ लू फेंग कहता कि मैंने इन मटेरियल्स को काफी लंबे अरसे से पढ़ता आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाया, लेकिन अभी के फिलहाल मैं इसको सच में देख पा रहा हूँ। और लू फेंग वहां के पड़े हुए जेड स्टोन्स को भी देखने लगता है, जिसमें कि नीहो सर्पेंट क्लैन का वही कंप्लीट ब्लड लाइन होता है। अब ब्लड लाइन ऐसा समझ लो कि आपके पास पूरी की पूरी जानकारी विकिपीडिया आ गई, जिसको कि आपने पढ़ लिया तो आपको आराम से थोड़ी मोड़ी चीजें तो आराम से ऐसी समझ में आ जाएगी। वैसे ही होता है नीहो सर्पेंट क्लैन का जो ब्लड लाइन होता है वो विकिपीडिया के जैसे आपने घोर कर पी लिया तो आपको हर एक चीज की ज्ञान हो जाएगी, उसके स्केल्स, उसके टीथ, उसके बोन्स के बारे में आराम से तो पता चल ही जाएगा। पहले लू फेंग ने इसको समझने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझ पाया होता है। पास्ट में लू फेंग ने कोशिश तो की थी, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल होती। लेकिन अभी के फिलहाल जबकि उसने उसके ब्लड लाइन को ही एग्जामिन कर लिया था तो लू फेंग काफी ज्यादा स्टन हो जाता है, क्योंकि इन सब को मिला के लू फेंग को काफी अच्छी चीजें से इन सब चीजों के बारे में समझ में आ रहा होता है। लू फेंग कहता है कि तो यही होता है एक ट्रू परफेक्शन, और लू फेंग को इन सब के बारे में रियलाइज होने लगता है। लू फेंग उन सब को स्टडी करने लगता है और अभी के फिलहाल लू फेंग उसके ब्लड लाइन को क्लियरली देख पा रहा होता है। उसके आगे आने वाले जितने भी रास्ते होते हैं ना वो काफी ज्यादा खुल जाते हैं, और लू फेंग को यहाँ पता चलता है कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को ऐसे भी मर्ज किया जा सकता है। अब देखो लू फेंग पहले लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को मर्ज नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसमें उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन अब उसके पास जैसे कि रिसोर्सेज आ चुके हैं तो लू फेंग को समझ में आ गया था कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को इस तरह से भी मर्ज किया जा सकता है। वो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने लगा होता है। इवन दो ये सिर्फ एक लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन जो कि एक अर्ली गॉड एम्पायर स्टेज में था, लेकिन फिर भी ये लू फेंग को बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड करता है इनसाइट, जो कि उसको समझने में काफी ज्यादा मदद की होती है। आफ्टर ऑल जितने भी ऐसे बेइंग होते हैं जो कि केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलते हैं वो पहले तो एक अर्ली स्टेज के गॉड एम्पायर वाले बेइंग ही होते हैं। अब इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड शॉर्ट थी क्योंकि यार चैप्टर भी शॉर्ट रिलीज हुई थी। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि लू फेंग अपने आप को कितना आगे बढ़ा पाता है और फिर से वो हंट पे कब निकलेगा और कब वो डार्क होली रियल्म में एंटर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।